शिक्षक मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आप सभी का पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं बायोकेमिस्ट्री नामक विषय का प्रारंभ कर रहा हूं। बायोलॉजिकल सिस्टम में अधिकांश केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और उसके विभिन्न जटिल रूपों में पॉलीमर्स इत्यादि के रूपों में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स और बायोपॉलीमर के नाम से केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यह मूल रूप से बायोलॉजी से संबंधित कंपाउंड्स हैं। इस सब्जेक्ट के प्रारंभ में मोटी बात मैं ये बताऊं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और विटामिन्स, एंटीबॉडीज इत्यादि बायोकेमिस्ट्री के महत्वपूर्ण जिनसे हमारे सेल की रचना और हमारे सेल की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो सबसे प्रारंभ में हम लोग अमीनो एसिड्स का अध्ययन करेंगे। आमतौर से कहा जाता है कि अमीनो एसिड ऐसे यूनिट स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट केमिकल्स हैं जिनसे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ठीक है कि यह एक यूनिट है, इससे प्रोटीन का निर्माण होगा, लेकिन अपने आप में यह यूनिट कैसे बना हुआ है? आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्काइल ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिल ग्रुप के COOH ग्रुप के बनने से एसिड का निर्माण होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आमतौर से यह वीक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब जो सिंपल ऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, तो उन्हें हम मोनोबेसिक, और अगर कभी कभी दो या उससे अधिक 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो डायबेसिक या ट्राइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जब अमीनो एसिड का निर्माण होता है तो अधिकांश मोनोबेसिक अमीनो एसिड से होता है। एक दो कंपाउंड ऐसे हैं जो डायबेसिक ऑर्गेनिक एसिड से बनते हैं। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ा है। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल से 1 2 3 4 5 इत्यादि नंबर का उपयोग हम करते हैं। अन्यथा दूसरी तरीके से अल्काइल ग्रुप के कार्बन को हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन इत्यादि नाम देते हैं। तो इनमें से किसी भी कार्बन पर अगर अमीनो ग्रुप जुटा हुआ हो तो वह अमीनो एसिड कहलाएगा। इस तरीके से तो सैकड़ों अमीनो एसिड बन सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोटीन है उनमें मोटे तौर पर 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हालांकि हमारे बॉडी में 2-4 और भी अमीनो एसिड बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग प्रोटीन के निर्माण में नहीं होता है। इसलिए अक्सर लोग कह देते हैं
कि अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, जबकि कहना यह चाहिए कि नेचुरल प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन अब अगर इसी बात पर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वास्तव में 19 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ट्रूली वास्तविक से अमीनो एसिड के रूप में है, उनमें अमीनो ग्रुप पाया जा रहा है। लेकिन एक प्रोलिन है जिसमें कि अल्फा कार्बन पर कोई अमीनो ग्रुप नहीं है। यह एक रिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजिनस रिंग कंपाउंड है, और उसमें आइमिनो ग्रुप पाया जा रहा है, NH ग्रुप पाया जा रहा है, NH2 ग्रुप नहीं पाया जा रहा। तो 19 प्रकार के अल्फा अमीनो एसिड्स और एक अमीनो एसिड, ये 20 मिलकर नेचुरल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जो अल्फा कार्बन है वह एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन, दूसरे पर कार्बोक्सिल, तीसरे पर R ग्रुप अल्काइल ग्रुप और चौथे पर अमीनो ग्रुप है। तो एक कार्बन के चारों बॉन्ड 4 अलग अलग तरह के एटम या रेडिकल से जुटे हुए हैं, ग्रुप से जुटे हुए हैं, इसलिए यह एसिमेट्रिक कार्बन है। इसे कायरल कार्बन भी कहा जाता है। सिर्फ पहला अमीनो एसिड जो एसिटिक एसिड से बना है, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड है, इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है और अल्फा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुटे पाए जाते हैं। बाकी सब की बात करें तो जब भी कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी ऐसा रूप जिसमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन हो, वह ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नाम की घटना पाई जाती है। वह प्लेन पोलराइज्ड बीम को दायां या बायां, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कराता है। इस आधार पर उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी D फॉर्म और लीवो रोटेटरी L फॉर्म कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट में हम इसको ज़्यादा विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अमीनो एसिड्स में एक अत्यंत विशेष बात यह हुई कि नेचर ने, यानी हमारे सेल में बनने वाले विभिन्न एंजाइम्स ने सिर्फ लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड्स का निर्माण किया और इसे ही चुनकर सेलेक्ट करके चेन में जोड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड का निर्माण किया। यानी जो नेचुरल प्रोटीन है उनमें लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड L फॉर्म वाले अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब एक दूसरी विशेषता कि यह जो अल्फा कार्बन है उसमें 2 अलग अलग प्रकृति वाले, विपरीत प्रकृति वाले 2 ग्रुप हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक होता है और अमीनो ग्रुप जो बेसिक होता है। 2 विपरीत प्रकृति के ये 2 ग्रुप, कार्बोक्सिल और अमीनो, एक ही कार्बन के 2 अलग अलग बॉन्ड पर पाए जा रहे हैं। ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यह कोई कार्बोक्सिलामाइन नहीं बना रहे हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में कभी यह अमीनो एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है तो दूसरी परिस्थिति में यह अमीनो एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। एसिडिक मीडियम में यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में यह प्रोटॉन छोड़ता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है।
तो इस तरह के बिहेवियर के कारण अमीनो एसिड्स को एम्फोलाइटिक कंपाउंड कहा जाता है। इसके सॉल्यूशन को एम्फोलाइट कहा जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, यह विशेष पीएच पर निर्भर करता है। जब यह पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, pKa कहते हैं। यह विशेष पीएच है। तो इन दोनों के बीच कोई एक ऐसा पीएच भी हो सकता है, मीन पीएच ऐसा है जिस पर कि अमीनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज और कार्बोक्सिल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो ऐसे पीएच को जिस पर दोहरा चार्ज हो जाए, एक ग्रुप पॉजिटिव दूसरा ग्रुप नेगेटिव हो जाए, यानी डायपोल का निर्माण हो, ड्यूटेरियन का निर्माण हो, उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहा जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऐसा पीएच है जिस पर कि मॉलिक्यूल की सतह पर कोई भी नेट चार्ज नहीं पाया जाता है। मतलब एक ग्रुप पॉजिटिव और एक ग्रुप नेगेटिव है तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, तो न्यूट्रली हो गया, वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेट चार्ज हो गया जीरो। तो ऐसा पीएच जिस पर कि किसी मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज जीरो हो जाए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। इससे कम पीएच रहने पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इससे अधिक पीएच रहने पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए, यह पहली परिस्थिति है जिसमें कि पीएच कम है, एसिडिक है, लो पीएच है। यहाँ इस लो पीएच पर इसमें प्रोटॉन चढ़ गया, अमीनो ग्रुप प्रोटीनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह हाई पीएच पर जहाँ की मीडियम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है, वहाँ इस कार्बोक्सिल ने अपना प्रोटॉन छोड़ दिया और इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन इन दोनों पीएच के बीच pK1 और pK2 के बीच एक मीन पॉइंट ऐसा है जिस पर कि अमीनो ग्रुप इस पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ गया। ऐसे मॉलिक्यूल को डायपोल या ड्यूटेरियन कहा जाता है और इस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहा जाता है। अब देखिए, मान लिया कि एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है 2.34, यह न्यूट्रल अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं। एक का डिसोसिएशन कांस्टेंट है 2.34 और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट है 9.69, तो इन दोनों का मीन हुआ 6.02। तो इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मान कितना हुआ, तो 6.02, यानी 6.02 पीएच से कम पीएच रहने पर इस पर सिर्फ अमीनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होगा और 6.02 से ऊपर जाने पर अमीनो ग्रुप पर प्रोटॉन नहीं रहेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर यह डायपोल बनाएगा, ड्यूटेरियन बनाएगा। कम पीएच पर यह पॉजिटिव आयन का काम करेगा, अधिक पीएच पर यह नेगेटिव आयन का काम पर करेगा। इस तरह से दोनों तरह का आयन बनाने के कारण अमीनो एसिड्स को एम्फोलाइट कहा जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार अमीनो एसिड ही ऐसा अकेला यूनिक कंपाउंड है जो कि डायपोल बनाता है, ड्यूटेरियन बनाता है, एम्फोलाइट का काम करता है।
अब अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। तो अल्काइल ग्रुप उसके न्यूट्रल नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, उसका एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक रिंग नेचर इत्यादि के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। यह पोलर यानी आयोनाइजेबल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक या बेसिक हो सकता है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर का हो सकता है, और कभी कभी इसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से अल्काइल ग्रुप के विभिन्न नेचर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लें न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल कहने का मतलब इसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप और एक ही अमीनो ग्रुप है। न्यूट्रल मतलब 7 pH से इसका कोई लेना देना नहीं है। 7 pH के सवाल को आप भूल जाइए। यह न्यूट्रल किस लिए है, तो इस पर एक अमीनो और एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका आइसोइलेक्ट्रिक pH है 6। अभी तुरंत हमने कैलकुलेट किया 6.02। तो आइसोइलेक्ट्रिक pH 6 पर यह ड्यूटेरियम बनाता है। इस पर नेट चार्ज 0 हो जाता है। इससे कम pH पर यह पॉजिटिव और अधिक pH पर नेगेटिव होगा। हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल pH 7.5 के आसपास है। तो हमारे बॉडी में यह सबके सब अमीनो एसिड निगेटिवली चार्ज होंगे। तो कौन अमीनो एसिड ऐसे हैं, तो 7 अलग अलग अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड की श्रेणी में आते हैं। ग्लाइसिन, इनका 3 अक्षर का कॉमन नाम बनाया गया तो ग्लाई हो गया। एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सेरिन और थ्रियोनिन। कंप्यूटर्स में जब हम बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 3 अक्षर का नाम भी ज़्यादा स्पेस लेता है, बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो 1 अक्षर का भी कोड बनाया गया। लेकिन इस 1 अक्षर के कोड में कई बार ऐसे अक्षरों का भी उपयोग किया गया है जो अमीनो एसिड के नाम में कहीं भी शामिल नहीं है। आप जो ये 7 नाम देख रहे हैं, इन 7 में पहले अक्षर को कोड के रूप में लिया गया और सामान्य भाषा में 3 अक्षरों को कोड के रूप में लिया गया। ग्लाइसिन से ग्लाई, एलानिन से एला, वैलिन से वैल, ल्यूसिन से LEU और आइसोल्यूसिन में आइसो का 1 लेटर और ल्यूसिन का 2 लेटर ILE लिया गया। सेरिन से सेर, थ्रियोनिन से THR। अब देखिए इनमें से जो अंतिम 2 हैं यानी सेरिन और थ्रियोनिन, उनमें अल्काइल ग्रुप का 1 कार्बन ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसलिए उस पर हाइड्रोक्सिल पाया जाता है। तो यह हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड कहलाते हैं। सेरिन और थ्रियोनिन हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड कहलाते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखिए। पहला कंपाउंड में अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। दूसरे कंपाउंड एलानिन में हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ग्रुप। तीसरे में वह प्रोपाइल ग्रुप हो गया। अब अल्काइल चेन का लेंथ बदलते चला गया तो वैलिन से ल्यूसिन, ल्यूसिन का ही आइसोमर हो गया, आइसोल्यूसिन बना है। ये 5 ऐसे हैं जिसमें कि हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप पाया जा रहा है। एक ही अमीनो ग्रुप एक छोर पर, देखिए इसमें अमीनो है, इधर कार्बोक्सिल है।
हर एक में एक तरफ अमीनो दूसरी तरफ कार्बोक्सिल है, लेकिन ये दो कंपाउंड सेरीन और थ्रियोनिन है जिनमें अल्काइल ग्रुप पर यहाँ भी हाइड्रोक्सिल यहाँ भी हाइड्रोक्सिल है, तो ये हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स है। अब दूसरा ग्रुप है जिसे एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाता है। इसमें अल्काइल ग्रुप में एक अतिरिक्त कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं, यानी इस पर अमीनो ग्रुप 1 और कार्बोक्सिल ग्रुप 2 है। मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड यह एसिडिक अमीनो एसिड है। यहाँ देखिए एस्पार्टिक एसिड का 1 लेटर सिंबल है D और ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर सिंबल है E। ये दोनों अक्षर D और E अमीनो एसिड के नाम में शामिल नहीं है। अब एसिडिक नेचर के कारण इनका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच काफ़ी कम 3 हो गया, तो 3 से अधिक पीएच पर यह निगेटिवली चार्ज और 3 से कम पीएच पर यह पॉजिटिवली चार्ज होंगे। सामान्यतः बॉडी में 3 से कम पीएच कहीं नहीं मिलता है स्टोमक को छोड़कर, तो इसलिए यह अमीनो एसिड भी हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पर 7.5 पीएच पर निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो 7 और 2 9, ये 9 अमीनो एसिड निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इसमें दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप जिसके कारण यह एसिडिक हो गया है, वह रेडिली अमोनिया से रिएक्शन करके अमीनो डेरिवेटिव बना लेता है, एस्पाराजाइन और ग्लूटामाइन बना लेता है। तो इन्हें हम लोग एमाइन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये न्यूट्रल अमीनो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि 7 2 और ये दोनों, तो कार्बोक्सिल एमाइन, एसिडिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये सभी 11 अमीनो एसिड 7.5 पीएच पर यानी बॉडी के नॉर्मल पीएच पर निगेटिवली चार्ज होंगे। अब ये देखिए एस्पार्टिक एसिड आयनिक फॉर्म में एस्पार्टेट लिखा गया, ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट लिखा गया। इस पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल यहाँ दूसरा कार्बोक्सिल नीचे। तो ये नीचे वाला जो दूसरा कार्बोक्सिल है वही एमाइन बना लेता है, तो एस्पार्टिक एसिड से एस्पाराजाइन और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन बन जाता है। अब तीसरा ग्रुप है बेसिक अमीनो एसिड्स का। इसमें 2 अमीनो ग्रुप कम से कम होना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही होगा। कार्बोक्सिल 1 और अमीनो ग्रुप 2 या 3 है। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि बेसिक नेचर के हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। इनमें आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 9 है। 9 पीएच के कारण यह नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच 7.5 पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसमें से आर्जिनिन जो है वह ज़्यादा बेसिक है और लाइसिन कम बेसिक है। लाइसिन की अपेक्षा आर्जिनिन स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त नाइट्रोजन पाया जा रहा है। अगर हम बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में लेते हैं तो हिस्टिडीन भी बेसिक नेचर का अमीनो एसिड है। हालांकि हिस्टिडीन एक रिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो इसका नाइट्रोजन एक लेविस बेस की तरह काम करता है।
स्ट्रक्चर देखें हम इसका, तो पहला कंपाउंड है लाइसिन। इसमें देखिए 2 अमीनो ग्रुप है, एक ऊपर और एक यहाँ नीचे। जबकि आर्जिनिन में एक ग्रुप ऊपर है, बीच में एक NH है, इधर भी अमीनो ग्रुप, इधर भी अमीनो ग्रुप। तो इसमें तो कुल मिलाकर 4 नाइट्रोजन है, जबकि लाइसिन में 2 ही नाइट्रोजन था। तो एक अतिरिक्त एमिनो और अतिरिक्त आइमिनो के कारण आर्जिनिन मोर बेसिक अमीनो एसिड है। अब हिस्टिडीन देखिए, इसमें रिंग कंपाउंड देख रहे हैं आप। इसका यह जो नाइट्रोजन है NH, यह प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, इसलिए यह हिस्टिडीन भी बाय नेचर बेसिक अमीनो एसिड है। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं, सिस्टेइन और मिथायोनिन, जिसमें कि सल्फर पाया जाता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए हैं। लेकिन सिस्टेइन में और मिथायोनिन में एक एक एटम सल्फर भी है। अब सिस्टेइन में SH साइड ग्रुप में है, सल्फहाइड्राइल या सल्फोनाइल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए यह पावरफुल रिड्यूसिंग ग्रुप का काम करता है। और प्रोटीन के अंदर कई बार 2 सिस्टेइन मॉलिक्यूल आसपास अगर आ जाते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर दोनों का हाइड्रोजन हट जाता है और दोनों के सल्फर आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। इस तरह से एक डाइसल्फाइड ब्रिज तैयार होता है। यह एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। 2 ऑक्सीजन की अपेक्षा 2 सल्फर के बीच का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल सिस्टेइन मिलकर एक मॉलिक्यूल डाइमर यानी सिस्टाइन बना लेता है। ऐसा सिस्टाइन हम लोग इंसुलिन जैसे महत्वपूर्ण कंपाउंड में देखेंगे, महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल में देखेंगे। मिथायोनिन में ऐसा नहीं होता। मिथायोनिन में सल्फर चेन के बीच में है, जहां वह थायोईथर का काम करता है। सैचुरेटेड बॉन्ड है, वह किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है। यह देखिए सिस्टेइन है, नीचे अल्काइल ग्रुप में इसमें SH है और यह मिथायोनिन है, सल्फर बीच में है। अगर ऑक्सीजन होता तो आप ईथर बोलते, सल्फर बीच में है तो आप थायोईथर कह सकते हैं। अब सिस्टेइन के 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ बीच में 2 सल्फर एक दूसरे से जुट गए हैं। तो इस तरह से सिस्टेइन का डाइमर तैयार होता है, जिसे सिस्टाइन कहा जाता है। इंसुलिन की चर्चा यहाँ पर हुई कि इंसुलिन में A चेन और B चेन 2 चेन पाए जाते हैं। A चेन के अंदर 6ठे और 11वें पोजीशन के 2 सिस्टेइन मॉलिक्यूल मिलकर सिस्टाइन बनाते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते हैं, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड। और A और B इन दोनों चेन के बीच 7वें पोजीशन पर, दोनों के 7वें पर 7 और A के 20वें और B के 19वें पोजीशन पर 20-19 डाइसल्फाइड ब्रिज बनते हैं। ये इंटरचेन डाइसल्फाइड इतने महत्वपूर्ण है कि अगर इनमें कोई एक भी टूट जाए तो इंसुलिन काम करना बंद कर देगा। ये देखिए इंसुलिन का फिगर है। इसमें ऊपर वाला A चेन है, नीचे B चेन है। A चेन के अंदर 6-11 डाइसल्फाइड ब्रिज है। A और B के बीच यहाँ 7 डाइसल्फाइड है और यहाँ 20-19 डाइसल्फाइड है। A चेन में 21 अमीनो एसिड है, B चेन में 30 अमीनो एसिड है। कुल मिला के इंसुलिन में
51 अमीनो एसिड हैं, जिनमें 6 मॉलिक्यूल सिस्टीन के हैं। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें कार्बन का बना हुआ रिंग है, बेंजाइल रिंग कह सकते हैं आप उसको, टायरोसिन और फेनाइल एलानिन, ऐसे 2 अमीनो एसिड हैं जिसमें होमोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है। ये टायरोसिन और फेनाइल एलानिन एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। इनका उपयोग थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में होता है। इनसे एक केमिकल ग्रुप कैटेकॉल एमाइन बनता है, जिससे बाद में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन बनते हैं। इसके अलावा टायरोसिन से हमारे स्किन का मेलानिन नाम का कण बनता है। टायरोसिनेज नाम के एंजाइम की मदद से मेलानिन पिगमेंट बनता है। अगर ये टायरोसिनेज नहीं रहे तो रंग उड़ जाता है, स्किन का कलर वाइट हो जाता है। सामान्य भाषा में लोग इसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में इसे विटिलिगो कहा जाता है। तो टायरोसिन और फेनाइल एलानिन सिर्फ प्रोटीन नहीं बनाते हैं, बल्कि ये थायरॉक्सिन और एड्रीनलिन हार्मोन भी बनाते हैं, स्किन का पिगमेंट भी बनाते हैं। ये पहला कंपाउंड फेनाइल एलानिन है और दूसरा कंपाउंड टायरोसिन है। यह एक ट्रिप्टोफान नाम का कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग आप देख रहे हैं। ऐसा नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग हिस्टिडीन और प्रोलिन में भी पाया जा रहा है। ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन और प्रोलिन, ये तीनों में नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाया जा रहा है। पहले हमने चर्चा किया कि हिस्टिडीन एक बेसिक अमीनो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और प्रोलिन में एमिनो ग्रुप की जगह पर आइमिनो ग्रुप पाया जाता है। प्रोटीन चेन में जुटने के बाद प्रोलिन ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोक्सीप्रोलिन का निर्माण करता है। हाइड्रोक्सीप्रोलिन अलग से जेनेटिक कोड इसका नहीं है, इसलिए इसको अलग से एक स्वतंत्र अमीनो एसिड नहीं माना जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अमीनो एसिड की जांच निनहाइडिन नाम के केमिकल से होती है। बाकी सारे अमीनो एसिड पर्पल ब्लू कलर देते हैं, वायलेट कलर देते हैं, लेकिन प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन पीला रंग बनाता है। इसलिए यह भी अपने आप में एक अलग केमिकल नेचर को दर्शाने वाला गुण है। एमिनो के जगह पर आइमिनो के कारण निनहाइडिन का ऑक्सीडेशन पूरा नहीं होता है, तो पर्पल कलर के बदले यह येलो कलर देता है। हिस्टिडीन पहले भी चर्चा में आ चुका है। इसमें ये जो नीचे नाइट्रोजन है, यह इसका बेसिक ग्रुप है जो लेविस बेस कहला रहा है। यह प्रोलिन है। प्रोलिन में आप देख रहे हैं कि कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ ही यह रिंग का स्ट्रक्चर बन गया, यानी अलग से अल्फा कार्बन पर कोई अमीनो ग्रुप नहीं पाया जा रहा है। और यह हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, जिसमें CH2 ऑक्सीडाइज होकर CHOH में कन्वर्ट कर गया है। अब इस 20 अमीनो एसिड को हम अपने शरीर के लिए कितना आवश्यक माने, तो ऐसा कोई अमीनो एसिड जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता है, हमें हर हाल में भोजन के रूप में उसे प्राप्त करना होगा। और दूसरे कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं
जो कि किसी अन्य अमीनो एसिड से बन सकते हैं, तो भोजन में अगर यह नहीं भी है तो उसकी कमी पूरी की जा सकती है। तो जिन अमीनो एसिड को हमारे सेल के अंदर बनाया जा सकता है दूसरे अमीनो एसिड से, ग्लूकोज या ऑर्गेनिक एसिड से, तो वह नॉन एसेंशियल या डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड कहलाएंगे। लेकिन जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता है वे एसेंशियल या इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड कहलाएंगे। तो एडल्ट में 9 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमें भोजन के रूप में लेना पड़ेगा। बिना भोजन में लिए हमारे शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो ये 9 अमीनो एसिड भोजन में आवश्यक रूप से प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए इन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इनमें से किसी एक की कमी भी अगर हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रोटीन के निर्माण में परेशानी होगी, कठिनाई होगी और हम खतरनाक बीमारी मेटाबॉलिक फेल्योर से सफ़र कर सकते हैं। रोज नाम के वैज्ञानिक ने एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आवश्यकताओं पर काम किया। उन्होंने पाया कि हिस्टीडीन नाम का अमीनो एसिड इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है, एडल्ट के लिए नहीं है। और लेबोरेटरी एनिमल चूहे में आर्जिन नाम का अमीनो एसिड भी एसेंशियल है, यानी 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है। तो हमारे लिए जो 9 अमीनो एसिड एसेंशियल है उसका लिस्ट इस प्रकार है: हिस्टीडीन, फेनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन, वैलिन, मिथायोनिन। मिथायोनिन से सिस्टेइन बन सकता है, लेकिन सिस्टेइन से मिथायोनिन नहीं बन पाता है, जबकि दोनों सल्फर कंटेनिंग है। तो इसलिए मिथायोनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। फेनाइल एलानिन से ट्रिप्टोफान बन सकता है, टायरोसिन बन सकता है, लेकिन टायरोसिन से फेनाइल एलानिन नहीं बन पाता है, इसलिए यह एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इस प्रकार ये 9 अमीनो एसिड हैं जो कि एडल्ट के लिए आवश्यक है। इसमें हिस्टीडीन एडल्ट के लिए कम आवश्यक माना गया, इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए एकदम आवश्यक माना गया, और चूहों में आर्जिनिन को भी एसेंशियल अमीनो एसिड माना गया। अब लेबोरेटरी में अगर अमीनो एसिड की जांच करना है तो अब हमारे पास कई कंपाउंड्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट निनहाइड्रिन नाम का रिएजेंट है, जो केमिस्ट्री की भाषा में 2,2-डाइहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3-डायोन यानी कि ट्राइकीटोहाइड्रिनडीन हाइड्रेट कहलाता है। ट्राइकीटोहाइड्रिनडीन हाइड्रेट। इसे एसीटोन में घोला जाता है या अल्कोहल में भी घुल सकता है, और यह इतना सेंसिटिव है कि अगर किसी पेपर को हम अपने उंगलियों से छूते हैं, उसमें थोड़ा सा भी स्वेट का अंश होता है, पसीने का अंश होता है, तो आपकी उंगलियों का छाप बन जाएगा। जो पसीने के साथ अमीनो एसिड बाहर आ रहा है वह पेपर पर अपना मार्क छोड़ता है, और जब उसके ऊपर हम लोग निनहाइड्रिन स्प्रे करते हैं 80 से 110 डिग्री के बीच हीट करने पर एकदम उंगलियों का छाप बन जाएंगे। तो यह पर्पल कलर का रंग बनाता है। प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन में यह ब्लू कलर का रंग नहीं होता है, उसके बदले यह हल्दी की तरह
पीला रंग बनाता है। तो इस प्रकार आप 20 अमीनो एसिड की प्रकृति को समझ रहे हैं। अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ता है और ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। थैंक यू वेरी मच।